जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए हैं और उन क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और आज की जो वीडियो होगी वो डिटरमिनेंट्स के सबसे टिपिकल क्वेश्चंस को लेकर होगी। इससे कठिन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलो बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ ऐसे ही जानदार शानदार क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए। तो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कुल 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं या फिर आप किनारे में आई टैब आपको दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आपको 3 इक्वेशंस दिए गए हैं, कह रहा है कि इज इनकंसिस्टेंट है ना, देन द वैल्यू ऑफ के। तो आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए वो क्या है, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है k प्लस 3z इक्वल टू 3 एंड थर्ड इक्वेशन है 2k प्लस 1x प्लस z इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीनों ही इक्वेशंस क्या हैं, इनकंसिस्टेंट हैं। और मैंने बताया था कि जब इनकंसिस्टेंट की कंडीशन आए, नॉन जीरो सोल्यूशन की कंडीशन आए, इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन आए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की कंडीशन आए, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो भी आपको इक्वेशंस दिए गए हैं उनमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लेकर एक डिटरमिनेंट बनाइए, उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर जो इक्वेशंस दिए गए हैं इनका हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का 2 है, जेड का -3 है। एक्स का 0 है, वाई का 0 है, जेड का k प्लस 3 है। x का इसमें 2k प्लस 1 है, y का तो 0 है और z का 1 है, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। इसी का हम लोग क्या करेंगे, इसी का हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग प्रसार कर देते हैं। आप 1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो कुल मिला के 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार करने का कोई मतलब नहीं था, ये तो 0 हो जाएगा। अब 0 का करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो भी 0 हो जाएगा। 2k प्लस 1 का कर लेते हैं, तो 2k प्लस 1 का रेस्पेक्ट में हम लोग इसका प्रसार करेंगे। तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो इसका इसमें तो 0 हो गया, इसी का इसमें कर लेते हैं। तो 2k प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 2k का करोगे तो 4k स्क्वायर एंड प्लस में क्या हो जाएगा। अच्छा, यहां से आपको सोल्यूशन इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास 2 फैक्टर ऑलरेडी मिल चुके हैं ना, दो फैक्टर आपको मिल चुके हैं। 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 की इक्वल करेंगे, एक बार इसको करेंगे, तो इसको करेंगे तो 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको k की वैल्यू मिलेगी -12 और यहां से करोगे 2k प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहां से आपको k की वैल्यू मिलेगी -3। ठीक है, तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। तो भाई ऑप्शन ए में -3 है, ऑप्शन बी में 1/2 है, सी में 0 है, डी में 2 है। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है -3 का और वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, के की वैल्यू होगी क्या, -3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं तो हमें ये देखना है कि कौन सी कंडीशन है, इन कंसिस्टेंट की कंडीशन है, नॉन जीरो की है, इनफाइनाइट की है, नॉन ट्रिवियल की है। तो इन सब सिचुएशन में हमें कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लेकर डिटरमिनेंट बनाना, इक्वल टू 0 करना है, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो कह रहा है कि द इक्वेशंस, आपको यहां भी 3 इक्वेशंस दिए गए हैं। इक्वेशंस क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना, 6 है। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10 है एंड थर्ड है x प्लस 2y प्लस mz इक्वल टू क्या है, n। कह रहा है कि गिवन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द ट्रिपलेट एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड का जो इक्वेशन दिया गया है एक्स वाई जेड के, इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, है ना, मतलब एक्स वाई जेड का इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है। तो आपको बताना है कि भाई m और n की वैल्यू क्या होगी। अब एक छोटी सी बात है, हम लोग क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। मान लो कि 2 इक्वेशन है, एक है 2x प्लस 6y इक्वल टू 12, है ना, एक ये है, और मान लो एक है 4x प्लस 8x प्लस
24y इक्वल टू 48, है ना। ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं और हमें कहा जाए कि इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू बताइए, x और y की वैल्यू बताइए। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, तो जैसे आप कोई भी तरीका लगा दो, आप चाहो तो यहां से 4 को कॉमन कर सकते हो। मैंने इक्वेशन ही ऐसा लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ऐसे जब कंडीशन आती है ना इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए, तो हमें क्या करना होता है। देखो यहां से आप 4 को कॉमन करोगे, तो जैसे 4 को कॉमन करोगे क्या आएगा, 2x प्लस 6y इक्वल टू कितना, 48। इसे कट करोगे यहां होगा 12, तो यहां से आ गया 2x प्लस 6y इक्वल टू कितना, 12। अब इसको देखो और इसको देखो, दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं। जब इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा भैया, इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, दोनों एक जैसे हैं। घटाओगे ना तो x वाला कटेगा, y वाला भी कट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी ना, 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन जब दोनों ही इक्वेशन एक जैसे दिखे, दोनों इक्वेशन एक ही नंबर हो, एक ही कोफिशिएंट हो एक्स वाई का, है ना, एक ही कोफिशिएंट हो एक्स वाई जेड का, मतलब एक ही जैसा हो, और उनको आप घटाओ तो सब 0 हो जाए, मतलब कहानी ही सबकी खत्म हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में कहते हैं कि भाई यहां पर एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी ना, वो इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को इन दोनों में से किसी एक के साथ ऐसा मैच कराना है कि क्या हो जाए, ऐसा कंडीशन आ जाए कि जब हम उन्हें जोड़ें, उन्हें घटाएं, तो एक्स वाई जेड सब 0 हो जाए, मतलब किसी की वैल्यू एग्जैक्ट निकले ही ना, इनफाइनाइट वैल्यूज आए। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ध्यान से देखो, इसके साथ नहीं जाना। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कुछ कुछ मिल रहे हैं। कैसे, यहां x है तो यहां भी x है, यहां 2y है तो यहां भी 2y है, तो ये दोनों आधा तो मिल रहे हैं। अगर हम इन दो टर्म्स को इनके जैसा बना दें तो कहानी बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस n की जगह पर अगर 3 रख दें, यहां 3 रख दें, तो ये 3z इसके जैसा हो जाएगा, और इस n की जगह पर अगर हम 10 रख दें तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का यह है, इन दोनों को हम ऐसा बना देंगे कि इनको सॉल्व करने पर एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट वैल्यूज मिले, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, m की वैल्यू 3 रख देंगे एंड n की वैल्यू 10 रख देंगे, और जैसा ऐसा करेंगे हम लोग, एक्स वाई जेड की हमको इनफाइनाइट वैल्यूज मिलने लगेंगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं करना था, बस दिमाग लगाना था। जो हम लोगों ने क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन्हीं को हम लोग यहां पर अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। सी में कह रहा है कि m इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 10। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सॉल्व नहीं करना होता। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पेन चलाया, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, हम लोग दिमाग लगाते आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब क्या है, जीरो सोल्यूशन, है ना, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो कहानी वही है जो भी मैंने आपको बताया कि भाई अगर नो सोल्यूशन की कहानी है तो भी आपको वही करना है। क्या करना है, आपको एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लेकर के एक डिटर्मिनेंट बनाना है, उसको इक्वल टू 0 कर देना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बना लो 2, भाई एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लेंगे ना, 2 -1 -1 1 -2 1 1 1 लैम्डा, और यहां से इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसे ही सॉल्व करना है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा प्रसार कर दो। जैसे सीधा प्रसार करोगे क्या हो जाएगा, 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बंद, इसका मल्टीप्लाई होगा, आएगा -2 लैम्डा, और 1 का 1 में होगा तो -1 हो गया। फिर इसका कर देते हैं -1, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, लैम्डा का 1 में होगा तो माइनस लैम्डा, और ये -1 होगा लेकिन प्लस हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 का करेंगे क्या होगा, ये बंद -1, और ये +2 हो जाएगा लेकिन माइनस में हो जाएगा ना, तो -1 -2 इक्वल टू कितना, 0। इसी को सॉल्व करते हैं तो -4 लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -1 प्लस ये हो जाएगा -3, है ना, ये हो गया -3 इक्वल टू कितना, 0। तो -4 लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा है तो -3 लैम्डा हो जाएगा, और -2 1 3 3 6 -6 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से -3 लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, -2। तो ऑप्शन जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लैम्डा की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -2 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर नो सोल्यूशन दिया है, जीरो सोल्यूशन दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लेकर एक डिटरमिनेंट बनाना है, उन्हें सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कह रहा है कि द 3 लाइन्स आर कंकरेंट ओनली व्हेन, मतलब इनमें से कौन सा कंडीशन होगा जिसके अकॉर्डिंग ये तीनों लाइन्स क्या होंगी, कंकरेंट होंगी, है ना। तो देखो भाई 3 इक्वेशंस क्या क्या दी गई हैं। एक है ax प्लस by प्लस सी,
इक्वल टू 0। दूसरा है बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए इक्वल टू 0। तीसरा है सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0। कह रहे कि कौन सी कंडीशन होगी जिसके अकॉर्डिंग ये तीनों लाइंस क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगी, है ना। तो देखो कुछ नहीं करना है आपको, जैसे अभी तक हम लोग ना इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए करते थे, नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए करते थे, है ना, इन कंसिस्टेंट के लिए करते थे, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए करते थे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लेकर डिटरमिनेंट बनाते थे, इक्वल टू 0 करते थे, सॉल्व करते थे, आंसर आता था। तो सेम कंडीशन होगी कॉन्करेंट के लिए। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि जेड तो है नहीं, है ना, एक्स वाई क्यों है, जेड तो है नहीं, तो जेड क्या कोफिशिएंट क्या 0 होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट लेंगे, साथ ही साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग सीधा लिख देंगे, है ना। तो मतलब एक्स का ए हो गया, वाई का बी हो गया और यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि अगर हम तीनों कॉलम को जोड़ दें या तीनों रोज को जोड़ दें, आप किसी को भी जोड़ सकते हो, है ना, मैं कॉलम को जोड़ रहा हूँ, आप रोज को जोड़ सकते हो। C1 प्लस C2 प्लस C3, मैं C1 को चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैं चेंज करूँगा तो A प्लस बी प्लस सी यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, उसको मैं बाहर कर लेता हूँ। 1 1 1 BC CA AB इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक आंसर आपको मिल चुका है। आंसर क्या मिल चुका है भाई, इतना बराबर 0 आना चाहिए, यही तो A प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, टोटल को 0 कर देगा। भाई 0 में किसी से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो हमें यहाँ से मिल गई कि भैया A प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अभी ये तो कहानी समझ में आ गई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम नहीं लिखेंगे, बार बार इसको नहीं लिखेंगे, अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो 1 1 1 बी सी सी ए बी, है ना, इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लो। आप चाहो तो R2 को चेंज कर दो। R2 को कैसे चेंज किया, R2 माइनस R1 कर दिया। R3 को कैसे चेंज किया, R3 माइनस R1 कर दिया, ठीक है। मतलब इसमें से इसको घटाओगे तो R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें से इसको घटाओगे 0, C माइनस बी एंड A माइनस सी, ठीक है। और ये हो गया 0, ये हो गया A माइनस बी, ये हो गया B माइनस सी, इक्वल टू क्या, 0। अब कुछ नहीं करना, प्रसार कर दो। जब प्रसार करोगे तो 1 के रेस्पेक्ट में ये बंद, इसका इसमें होगा, तो यही सीधा मल्टीप्लाई कर लो, BC माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर प्लस में BC, ये हो गया, ओके। माइनस इसका इसमें होगा, तो A का A में करोगे A स्क्वायर, A का C में करोगे तो माइनस AC होगा, लेकिन एक माइनस पहले बैठा है तो प्लस AC हो गया। B का करोगे माइनस AB होगा, लेकिन माइनस एक पहले बैठा है तो प्लस AB हो गया। और B का C में करोगे तो माइनस BC होगा, प्लस BC होगा, लेकिन एक माइनस बाहर है तो माइनस BC होगा, इक्वल टू कितना, 0 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये BC इस BC से कैंसिल हो गया, एक BC चला गया, बचे कौन, माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस में AB प्लस में BC प्लस में CA बराबर 0। अगर इस टर्म को मैं उधर ले जाऊं तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर AB प्लस BC प्लस CA। एक कंडीशन आपको ये मिल गई, अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर AB प्लस BC प्लस CA है तो ये डिटरमिनेंट आपका 0 आएगा, मतलब ये कॉन्करेंट होंगे। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरी कंडीशन हमने पहले ही निकाल रखी थी, A प्लस B प्लस C बराबर 0। या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। अगर ये दो कंडीशन होती हैं तो आपका ये जो तीनों लाइन दिए गए हैं ना, ये कॉन्करेंट होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन आएंगे, A एंड B, है ना, A एंड B। ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में होता है, दो ऑप्शन आ जाए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही देगा, इसमें दोनों ऑप्शन मैंने दे दिया था। तो इस क्वेश्चन के A और B दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो आपको यहाँ पर एक डिटरमिनेंट दिया गया, कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो डिटरमिनेंट क्या है, 0 आयोटा माइनस 100 आयोटा माइनस 500 100 माइनस आयोटा 0 आयोटा माइनस 1000 माइनस आयोटा 500 माइनस आयोटा आयोटा माइनस 1000 एंड 0, ठीक है ना। कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भैया ध्यान से देखो, ये जो डिटरमिनेंट दिया गया है ना, ये कौन सा डिटरमिनेंट है, स्क्यू सिमेट्रिक है। कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का मैंने आपको बताया था, अगर आपने
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, है ना। तो ये कौन सा डिटर्मिनेंट है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की खास पहचान ये होती है कि उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि अगर कोई भी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट है वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसका निगेटिव यहाँ पर होगा। देखो आयोटा -100 है, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा। तो जो टर्म यहाँ पर होगा उसका नेगेटिव यहाँ पर होगा, जो टर्म यहाँ पर होगा उसका नेगेटिव यहाँ पर होगा, और जो टर्म यहाँ पर होगा उसका नेगेटिव यहाँ पर होगा। मतलब अगर मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो पहली बात तो ब्रैकेट के सभी एलिमेंट जीरो होंगे। अगर मैंने यहाँ पर माइनस अगर मैंने 5 रखा, यहाँ पर अगर मैंने 5 रखा तो यहाँ पर -5 रखूंगा। यहाँ पर अगर मैंने -10 रखा तो यहाँ पर +10 रखूंगा। अगर यहाँ पर मैंने 100 रखा है तो यहाँ पर -100 रखूंगा। ये कौन सा डिटरमिनेंट होगा, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ध्यान रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इतनी देर से हम क्यों बकवास किए जा रहे हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। बकवास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या देखेंगे, हम दो चीज़ देखेंगे। पहला ये कि ये डिटरमिनेंट कैसा है, तो हमें पता चला कि ये डिटरमिनेंट हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। अब ये देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। तो भैया ये जो है ना, ये 3x3 का डिटरमिनेंट है, यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, वो 3 है। और 3 क्या है, 3 जो है वो ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक का ऑर्डर ऑड है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसका आंसर 0 आता है। आप चाहो तो सॉल्व करके देख भी सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट होगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक डिटरमिनेंट दिया गया है, कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 1a² 1b² 1c² ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो चाहो तो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसको, है ना, R2 में से R1 को घटा दिया, R3 में से R1 को घटा दिया, उसके बाद आप प्रसार करो, उसके बाद सॉल्व करो। या फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था कि A की वैल्यू 1 ले लो, B की वैल्यू 2 ले लो, C की वैल्यू 3 ले लो, ठीक है। ले लो, ये हो गया 1 1 और ये 1, ठीक है। यहाँ पर होगा 1 2, ये होगा 4, ये होगा 1 3 और ये होगा 9, यही तो होगा। अब सीधा इसका प्रसार कर लो, कुछ मत सोचो, प्रसार कर लो। प्रसार करना आपको आना चाहिए। 1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये बंद 9 दूना 18 4 3 12, 18 - 12, है ना, -1, ये बंद 9 1 9 3 1 3, 9 - 3 होगा, फिर +1, ये बंद 4 - 2, है ना, 4 - 2। तो क्या होगा, 18 में से 12 निकल गया 6, 9 में से 3 निकल गया 6, 4 में से 2 निकल गया 2, तो 6 2 8, 8 में से 6 निकल गया, कितना आया, 2 आया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में क्या करेंगे, A B C की वैल्यू 1 1 1 2 3 रखेंगे और देखेंगे कि किसमें हमको 2 मिल रहा है। तो ऑप्शन 1 में जैसे रखोगे A² + B² + C² है, तो यहाँ पर आपको 2 नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। B में रखोगे A + B है, तो A और B को जोड़ोगे 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ तुरंत 3 हो गया तो कहानी खत्म, 2 तो आएगा नहीं। ऑप्शन C में आ जाओ, A - B है, तो A में से B को घटाओगे तो -1 बचेगा इंटू, फिर कौन है, B - C है, 2 में से 3 घटाओगे -1 इंटू, फिर कौन है, फिर है C - A, 3 में से 1 घटाओगे 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया 2, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। आपने क्वेश्चन में कुछ रखा वही आपको आंसर में भी रखना है, और जो मैच करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको एलिमेंट्री मेथड से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन से इक्वेशन के, x³ + px + q = क्या, 0। अगर अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो आपको बताना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा गामा अल्फ़ा बीटा, है ना, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो भाई, यहाँ से आप चाहो तो पहले इसी को चेंज कर लेते हैं। C1 को चेंज करोगे, C1 + C2 + क्या आएगा, C3 आ जाएगा। जब तीनों को जोड़ोगे तो अल्फ़ा + बीटा + गामा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो उस अल्फ़ा + बीटा + गामा को मैं बाहर कर लेता हूँ। क्या बचेगा यहाँ, 1 1 1 बीटा गामा अल्फ़ा बीटा। इसी का हमें आंसर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हमको दिए गए हैं, अल्फ़ा + बीटा + गामा। अगर तीनों मूलों का योग निकालें तो होता है क्या,
माइनस बी बाई ए, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, है ना भाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया। फिर आता है कि भाई दो दो का गुणा करके फिर उनको जोड़ा जाए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये क्या होता है, ये होता है एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट पी है और क्यूब का 1 है, यानी कि ये आ गया पी। फिर तीनों मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है माइनस कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू, है ना, ये हो गया। अब सीधी सी बात है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पर जैसे जीरो रखोगे तो ये जीरो हो गया, टोटल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो आपका आंसर आ चुका है क्या, कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी भाई, जीरो होगी। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, वो डिटरमिनेंट के बिल्कुल हाई लेवल के हैं। इससे टफ क्वेश्चन कभी भी डिटरमिनेंट में नहीं बनेगा, आप यकीन मानिए। स्टार्टिंग में इससे कठिन प्रश्न नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो यकीन मानिए डिटरमिनेंट के सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गए, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।